नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। उत्तरकाशी जिले के धराली में आई आपदा को आज यानी सोमवार 11 अगस्त को 7वां दिन है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इस हादसे में कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता हैं। इस एक हफ्ते में सरकार का ज्यादातर ध्यान जो है यात्रियों को हेलीकॉप्टर से निकालने में रहा, लेकिन लापता लोग अपने लोगों की तलाश में अभी भी भटक रहे हैं। किसी को नहीं पता कि धराली बाजार में वो जो कई फीट मलबा जमा हुआ है उसके नीचे कितने लोग दबे हुए हैं या कितने लोग मिसिंग हैं। इस बीच इस आपदा से जुड़ी एक और थ्योरी भी सामने आ रही है और वो ये कि आपदा बादल फटने से नहीं आई, बल्कि कोई अस्थायी झील बनने को इसकी वजह बता रहा है। तो इस हिमालयी आपदा को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त देहरादून से जुड़ रहे हैं भूगर्भ विज्ञानी प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल, जो कि गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं और इन दिनों देहरादून में जो दून यूनिवर्सिटी है उससे एसोसिएटेड हैं। तो प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल सर, आप बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो सर, जी क्या नमस्कार। हम आपदा के एक हफ्ते बाद ये कहने की स्थिति में हैं कि आपदा की असली वजह क्या रही होगी? जी, आपदा की असली वजह जो हम लोग समझते हैं और हम लोगों ने जिस बात पे थोड़ा बहुत अपना जो हमारी सोच है उसको देख करके हम ये मानते हैं कि क्लाउड बर्स्ट तो ये नहीं था। अच्छा। और अभी जो है 2 दिन पहले मैं संसद टीवी में था, तो मेरे साथ डायरेक्टर जनरल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल महापात्रा थे। उनका भी कहना था कि भई क्लाउड बर्स्ट तो ये नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो छोटी-सी स्ट्रीम है जिसको कि खीर गंगा बोला जाता है, ये खीर हम्म, गंगा भी छोटे-छोटे छोटे ग्लेशियर से निकलती है। वहाँ पे जितने भी स्ट्रीम्स निकलती हैं हरसिल और थराली इसके बीच में, तो ये सारी स्ट्रीम जो है छोटे-छोटे ग्लेशियर से निकल रही हैं। सबसे बड़ा जो अनफॉर्च्यूनेट पार्ट है वो ये है कि हमारे पास कोई भी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐसा अभी नहीं है कि जो 3.5 या 4,000 मीटर पर होने वाले किसी हलचल को हमको पहले से बता पाए। ये जो मैं आप आपसे ये बात कह रहा हूँ, ये आईएमडी के डायरेक्टर जनरल से जब उस दिन संसद टीवी के संवाददाता ने ये पूछा कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है क्या? उनका भी ये हम्म, कहना था कि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हमारे पास हैं, उससे हम हम्म, एक हमारी एक लिमिटेशंस हैं और इतने हायर पे जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग अभी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। उत्तराखंड हम्म, गवर्नमेंट में भी जो है डॉपलर रडार वगैरह हमने सुना था कि उन लोगों ने इंस्टॉल कर लिए हैं। लेकिन हम्म, इसमें इस समय लगता है कि सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह कोई भी हम्म, समय पे काम नहीं कर पाया। तो हम्म, हम भी ये मानते हैं कि ये स्नो रॉक एवलांच था। क्योंकि हायर रीचेज़ में क्या होता है, पहले ये हम्म, होता था कि 3000 से ऊपर मीटर से ऊपर जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ अगर हम्म, जून के महीने भी बारिश होती थी, तो टेम्परेचर इतना कम रहता था कि थोड़ी देर बाद वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता था और वो स्नोफॉल होता था। तो हमने हम्म, सबसे पहले 2013 में देखा कि केदारनाथ में कितनी भयानक बारिश लगातार 3 दिन तक 72 घंटे तक बिना रुके हुई तो पूरे उत्तराखंड में, लेकिन केदारनाथ में बहुत बड़ा डिज़ास्टर। मैं आपको थोड़ा ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 में जब ये डिज़ास्टर हुआ था केदारनाथ वाला, तो अलकनंदा में भी और भागीरथी में भी बाढ़ आई थी। ऐसा नहीं था कि खाली जो है केदारनाथ ही जो है प्रभावित हुआ था। ये ज़रूर था हम्म, कि केदारनाथ में मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 7,000 थी और गैर सरकारी जो लोग हमें बता रहे थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो है उस समय हताहत हुए। तो 2013 में जो वाडिया भूविज्ञान संस्थान देहरादून में है, भारत सरकार का एक ऑटोनोमस संस्थान है, जहाँ पे कि हिमालय पे ही शोध होता है। तो उन हम्म, लोगों ने भागीरथी रिवर पे काम किया था और मैंने अलकनंदा और मंदाकिनी 2 रिवर पे काम किया था। उन्होंने यमुना और भागीरथी उनके पास थी। तो अभी हमारे एक मित्र हैं प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव, वो आईआईटी रुड़की में हैं, पहले वाडिया में ही थे। तो उन्होंने मुझे एक पेपर भेजा जो उन्होंने उस समय पब्लिश किया था हिमालयन जियोलॉजी में, और धराली की ही उन्होंने मुझे वो इमेज भेजी जो वो ऑलरेडी छाप चुके थे। उस समय भी धराली में आपदा आई थी, लेकिन हुआ क्या था कि 1-2 गाड़ियाँ जो है वो दब गई थी मलबे में
और थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, तो लोगों ने उसको सोचा कि ये कोई बहुत ज़्यादा वो उस समय हाइलाइट नहीं हो पाया। लेकिन धराली में भी जो है उस समय लोग उससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, वहाँ पे कोई लोग हताहत नहीं हुए, जो गाड़ी खड़ी थी वो मलबे में दब गई और जो किनारे पे होटल थे, क्योंकि ये जो नदी है, क्षीर नदी, इसने एक बड़ा फैन शेप बनाया हुआ है, पहले से बनाया हुआ है। अभी तो आपने जो रिसेंट वीडियो और उसमें तस्वीरें देखी होंगी, उसमें आपको खूब बड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन पहले से ही जब ये भागीरथी से मिलती है, तो इसने बहुत बड़ा एक फैंस आकार का वहाँ पे एक भू आकृति बनाई हुई है, जिसको हम कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म कहते हैं, भूविज्ञान की भाषा में इसको हम बोलते हैं कि नदी के द्वारा बनाई हुई भू आकृति है। तो हमारे हिमालय में सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो हम कहते हैं कि ये बहुत संवेदनशील है, तो संवेदनशीलता के 2 कारण मेन हैं। हम कहते हैं कि साहब एक क्लाइमेटिकली ये सेंसिटिव है और दूसरा सेस्मिकली माने भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। अब सबसे इससे भी बड़ी बात क्या है कि जो हमारी भू-आकृतियाँ हैं, जो हमारे इस एरिया की जियोमोर्फोलॉजी है, जो लैंडफ़ॉर्म है, वो या तो हायर हिमालय में ग्लेशियर से ब बने हुए हैं और लोअर हिमालय में जिसको हम लघु हिमालय बोलते हैं, आपका अगर मैं बद्रीनाथ वाले रोड की बात करूँ, तो हम्म, जोशीमठ से करीब 25-26 किलोमीटर पहले जो है, वहाँ के बाद और श्रीनगर वाला जो हमारा पूरा एरिया पड़ता है, गौचर वाला एरिया पड़ता है, कर्णप्रयाग वाला एरिया पड़ता है, ऋषिकेश तक, इसको हम लेसर हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं। तो हम्म, हायर हिमालय और लघु हिमालय में जो हमारी भू-आकृतियाँ हैं, जिन पे बसावटें हैं, श्रीनगर भी पूरा नगर बसा हुआ है, कर्णप्रयाग बसा हुआ है इस रूप पे। तो हमारे पास जो है या तो नदी के द्वारा बनाई हुई भू-आकृतियाँ हैं या तो फिर ऊपर ग्लेशियर के द्वारा बनाई हुई भू-आकृतियाँ। और ये हम्म, भू-आकृतियाँ किसी भी वाटर एक्शन के लिए चाहे हाई रेनफॉल हो, चाहे हम्म, स्नो एवलांच हो, चाहे आइस रॉक एवलांच हो, इनके लिए बहुत ही संवेदनशील है। अब दूसरी बात ये है कि जो धराली में हुआ इस समय, वो अचानक जो है अभी हम लोग भी क्योंकि उस साइट पे जा नहीं सकते, तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि तीर्थ यात्री भी वहाँ थे जिन जैसा आपने बताया कि उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो लोग मलबे में दबे हैं, अब निश्चित रूप से जीवन तो उनमें होगा नहीं। आज हम्म, 6-7 दिन हो गए हैं। तो वो रेस्क्यू का काम भी जो है धीरे-धीरे चल रहा है, लेकिन ये बात सच है कि कुल कितनी संख्या में लोग हताहत हुए, लोकल न्यूज़पेपर से ये भी पता चला कि एक केरल से एक टूरिस्ट दल भी वहाँ पे था। तो हम्म, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि साहब उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसमें मैं सिर्फ़ आपसे ये कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि ऐसे बहुत सारे स्थान हैं हम्म, जो कि बहुत संवेदनशील हैं और जहाँ पे हमारे लोगों ने होटल बनाए हुए हैं, लॉज बनाए हुए हैं। तो अभी भी जो है सरकार अगर चाहे तो उन जगहों को चिन्हित करके भविष्य के लिए हम एक तरह से एक ऐसा काम कर सकते हैं कि भविष्य में जो जान-माल की क्षति ना हो। क्योंकि हम्म, पूरा हिमालय जो है और अच्छा दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे 4 धाम हैं। हमारी हम्म, 4 धाम की जो भी सड़कें हैं, वो नदी के किनारे-किनारे गई। जहाँ ये नदी के पास है, तो जब नदी फुल बरसात के सीज़न में उसमें पूरा पानी होता है, तो हमारी विज्ञान की भाषा में हम बोलते हैं कि टो इरोज़न मतलब वो साइड से जो है मिट्टी को काटती है और जब नीचे से मिट्टी कटेगी और सड़क के नीचे अगर कोई रॉक नहीं है, तो वो मिट्टी जैसे ही कटती है, सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। अब हम्म, भटवाड़ी में 500 मीटर का हिस्सा जो है, वो कहते हैं कि साहब पूरी तरह से वो बह गया। भटवाड़ी जो हम्म, है सिंकिंग ज़ोन पहले से ही था और इसको हमने 3 साल पहले अपने एक छोटा-सा शोध पत्र छापा था, उसमें हमने भटवाड़ी का ज़िक्र किया था। भटवाड़ी जो है वो उसकी सड़क लगातार धँस रही। तो हम इसको सिंकिंग ज़ोन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ऐसे सिंकिंग ज़ोन ऐसा नहीं है खाली भटवाड़ी में और जगह भी हैं। जो केदारनाथ वाला हम्म, इलाका है वहाँ पे एक जगह ब्यूंग है, तो ब्यूंग में भी हम्म, सिंकिंग ज़ोन है। तो इस तरह के हम्म, जो एरिया हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं, कम से कम हम्म, वहाँ पे जो है पहले से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। कम से कम हम्म, बरसात के सीज़न में और हम्म, जिस समय क्लाउड बर्स्ट ज़्यादा होते हैं, तो ये ध्यान दिया हम्म, जाना ज़रूरी है कि ऐसी बसावटें
ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं और वो उन साइट्स को हम अनसेफ साइट्स मानते हैं। केदारनाथ में ऐसा है कि केदारनाथ में भी उस समय जो भी मौतें हुई और जो भी नुकसान हुआ, वो सिर्फ उन जगहों का हुआ जहाँ पे हमने नदी के रास्ते के साथ छेड़छाड़ की। होता क्या है, जब नदी में पानी कम होता है, तो नदी बिल्कुल सिकुड़ के बीच में बहती है। लेकिन जब उसमें पूरा पानी होता है, तो वो क्या करती है कि अपने पूरे रास्ते को ऑक्युपाई करने की कोशिश करती है। हाँ केदारनाथ हाँ। में भी लोगों ने क्या किया था, 2013 के कुछ फोटोग्राफ मेरे पास हैं, मैं कहीं भी प्रेजेंटेशन में उनको दिखाता हूँ। तो 2013 जी। में उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे 2 नदियाँ हैं, एक को हम कहते हैं मंदाकिनी और दूसरे को कहते हैं सरस्वती। तो इनका जो वास्तविक जो कॉन्फ्लुएंस है, जो इनका संगम स्थान है, वो लगभग केदारनाथ मंदिर से 300-400 मीटर आगे है। और लोगों ने क्या किया कि चूंकि सरस्वती नदी में कम पानी था, तो उन्होंने क्या किया कि एक वॉल बनाई और उस वॉल से सरस्वती और मंदाकिनी का कॉन्फ्लुएंस केदारनाथ मंदिर से करीब 100-150 मीटर ऊपर ही करवा दिया। और दीवार बना के जो सरस्वती का रास्ता था, उसके ऊपर लॉजेस और होटल्स बना दिए। तो हुआ क्या कि 2013 में भी जो बीच का हिस्सा था, जो न तो सरस्वती का रास्ता था और न मंदाकिनी का रास्ता था, उसपे हमारा मंदिर खड़ा है। उसपे कुछ लॉजेस भी थे और होटल भी थे। उनको कुछ नहीं हुआ। तो एक प्रकृति का नियम है कि नदी कभी भी जो है मानव बस्ती पर इंक्रोचमेंट नहीं करती है। ये मानव है जो नदी के रास्तों पे इंक्रोचमेंट करके वहां पे जो है अपनी बसावटें या अपने होटल या अपने लॉज या अपना गांव, अपना घर बनाते हैं। ऐसी तो जगह डॉक्टर जो साहब, है। जी जी। जी जी जी, हाँ, तो डॉक्टर साहब हम क्या ये कह सकते हैं कि चूंकि कुदरती आपदाएं तो हमारे वाले पहाड़ में आती रही हैं, तो ये जो नुकसान ज्यादा हुआ है, चाहे आपने 2013 की बात की, रामबाड़ा क्या क्या हाल हुआ, या नीचे जो हाल हुए हैं जहां बसावटें थी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नुकसान, मतलब आपदा तो प्राकृतिक है लेकिन नुकसान जो है वो मानव जनित है? देखिए 2011 में एक जर्नल छपता है बैंगलोर से, करंट साइंस। तो हमने 2011 में एक आर्टिकल लिखा था। उसका टाइटल था लैंडस्लाइड्स इन उत्तराखंड, नेचर्स फरी और ह्यूमन फॉलिंग। ये प्राकृतिक आपदा है कि मानवीय भूल है, ये हमने एक लेख लिखा था 2011 में। क्योंकि 2010 में क्या हुआ कि 2010 में सितंबर के महीने लगातार 4 दिन तक उत्तराखंड में भयंकर बारिश हुई। अक्सर ये कहा जाता है कि मानसून 15 सितंबर को खत्म हो जाता है, लेकिन 2010 में पहली बार, मैं आपसे एक चीज और कह रहा हूँ, 2010 में पहली बार जो हमारा नेशनल हाईवे है, जो ऋषिकेश से और बद्रीनाथ को जाता है, तो वो जो है करीब 22 दिन बंद रहा। वो इतनी बुरी तरह से डैमेज था कि 22 दिन में भी जो है वो नहीं खुल पाया। और मुझे एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाना था ऊना, तो मैं वाया कोटद्वार गया। ऐसी स्थिति 2010 में थी। तो उसी बेस पे हमने 2011 में एक पेपर लिखा। लिख तो हमने 2010 में लिया था, लेकिन करंट साइंस में जो है पब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पहले वो उसको रिव्यू करने के लिए भेजते हैं, फिर रिव्यूअर के कमेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके हमको जवाब देने पड़ते हैं। तो उस पूरी प्रोसेस में हमको लगभग लगभग 2011 में वो पेपर छपा। तो एक वो छोटा सा कम्युनिकेशन है, लेकिन हमने उसमें भी यही बात कही कि जो स्कूलें कई जगह जो ऐसी जगह पे बना रखे हैं, ऊपर से पुरानी कोई स्ट्रीम या नदी, या जिसको बरसाती नदी हम कहते हैं, वो आ रही है, उसका कोर्स जो है आपने दीवार बना करके किनारे कर दिया और बाकी जगह को आपने इस्तेमाल कर दिया। तो वो उसमें जब सफिशिएंट पानी होगा ना, तो वो कुछ भी करो। आपने अगर यहाँ के वीडियो देखा होगा, तो जैसे ऊपर से जब ये फोर से आया, तो उसने क्या किया कि उसने एक बैंड लिया, मोड़ आया और जो वो मोड़ था, मतलब बाएं तरफ को जी मुड़ा, वो दोबारा आप वीडियो देख लीजिएगा, जी। बाएं तरफ वो मुड़ा और वहां पे जितनी भी बिल्डिंगें बनी थी उसने तोड़ दी। धराली जी। गांव वहीं पे, उससे ऊपर ऊपर से जब स्टीम आ रही है, तो दाहिने तरफ जो है धराली गांव आज भी है।
उस ओरिजिनल धराली गांव में कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वो जो हमने रिवर के किनारे जो ऑक्युपाई हमने किया हुआ था वही सारा नुकसान हुआ। ये मैं ये वो वीडियो जिसकी आप बात कर रहे हैं मेरे को, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये जो आप हाँ, ये ऊपर से पूरा सैलाब आ रहा है हाँ, और जैसे ही नीचे आएगा ये मुड़ेगा बाएं तरफ। जी, ये थोड़ा अच्छा, हाँ, इसमें अभी शायद आपके पूरा पास नहीं। ऊपर वाला आ रहा है। हाँ 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 हाँ, अच्छा, तो ये आगे जाके मतलब अपनी वो डायरेक्शन चेंज कर देता है ये हाँ, सैलाब तो जो है। डायरेक्शन चेंज इसलिए कर रहा है कि उसका पुराना रास्ता है वो। आपने उस हम्म। रास्ते पे दीवार बना करके और वहां जो है 3-4 मंजिलें मकान बना दिए। हम्म। तो अब हम देखिए, अभी तो ये है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है ना तब संभलते हैं जब कोई दुर्घटना घट जाती है। जी जी। अगर हम पहले से जो है थोड़ा सा उसके बारे में चिंतित हों, संवेदनशील हों, तो ये सब हम्म चीजें जो है कम से कम जनहानि तो नहीं होगी। और जो पैसा हम्म आज हम जो है वहां पे पुनर्वास के लिए दे रहे हैं, जिनकी हम्म कैजुअलिटी हो गई है, मुख्यमंत्री जी 5-5 लाख रुपए उन्होंने घोषणा की है कि हम उनको देंगे। तो हम्म जिसका भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है उसको भी 5 लाख रुपए देंगे। तो ये हम्म ठीक है, छोटे मोटे 5 लाख में तो हम्म। आज के जमाने में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हालांकि लेकिन ये डॉक्टर है साहब कि इसके पीछे, सरकार हालांकि भी अपनी तरफ से सरकार प्रयास कर हाँ, रही है, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। हमने 2013 से सबक नहीं सीखा। हम्म देखिए, ऐसा है कि बाढ़ों का उत्तराखंड में एक इतिहास है, एक हिस्ट्री। हम लोगों ने अलकनंदा में एक अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका आती है, उसका नाम है क्वार्टरनरी साइंस रिव्यू। जी 2010 के करीब की बात होगी, हमको एक ऐसी साइट मिली श्रीनगर के बाद 15 किलोमीटर पे एक जगह बगवान है, बगवान। अगर आप गए हो हम्म। तो एक जगह बगवान है। जी जी। तो भगवान के अपोजिट में हम लोग ऐसे ही काम कर रहे थे, फील्ड वर्क कर रहे थे। तो वहां पे मेरे साथ डॉक्टर नवीन जुयाल थे, जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी बोला अहमदाबाद में साइंटिस्ट हैं। अहमदाबाद। और जी जी। हम लोग, एक डॉक्टर एसपी सती, तीनों लोग हम जो है वहां गए। तो अचानक जुयाल साहब ने कहा, यार मुझे ये लग रहा है कि ये जो सीक्वेंस है, मतलब नदी के किनारे एक छोटा सा खेत था, उस खेत की जो वॉल नदी की तरफ आ रही। हम्म उन्होंने कहा इसमें ऐसा लगता है कि इसमें पैलियो फ्लड सीक्वेंस है। सॉरी, पैलियो फ्लड सीक्वेंस का मतलब है कि पुराने जमाने में जो बाढ़ आई होंगी वो यहाँ पे प्रिजर्व है। तो हमको भी जो है फ्लड के बारे में, पुराने फ्लड के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि एक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक है बॉब वाटसन, हम उन्होंने बहुत ऐसे काम किए थे ऑस्ट्रेलिया में। तो हमने वो उनको इनवाइट किया, वो आए। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये तो पहले फ्लड है। तो फिर हमने उसकी डेट करी। तो अलकनंदा में 1970 से पहले कम से कम 11 बार बाढ़ आई है पिछले 600 सालों में। ये पेपर हमारा 2013 में अगस्त में आया, जून में आपदा आई, और हमने 2010 से इसमें काम करना शुरू कर दिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी विज्ञान से जुड़े हुए छात्र हैं या वैज्ञानिक हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने काम नहीं किया, और वो ये नहीं बताते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। सवाल ये है कि जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, चाहे हम्म सरकार के सचिव हैं या खुद सरकार है, उन लोगों को इन बातों पे ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि अगर हम हिमालय की जो प्लानिंग है, जो वहां पे विकास की योजनाएं हैं, वो सब हम हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए नहीं बनाएंगे, तो भविष्य में हम्म और भी आपदाएं हमको देखने को मिलेंगी। क्योंकि हम्म अभी क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी बात हो रही है, उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन से एरिया हैं? उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड हम्म वो एरिया हैं जो 4000 मीटर से ऊपर है। वहां प्रति दशक 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये मैंने नहीं कहा, ये जो है एक बुक है कृष्णन की, और उसमें 2020 में वो हम्म मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने पब्लिश करी, क्लाइमेट पे वो पूरी बुक है। हम्म तो उसमें लिखा है, फिर आईपीसीसी का जो पैनल है, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज,
उन्होंने भी इस बात को माना कि हायर हिमालय में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है बजाय लोअर हिमालय। अच्छा, तो हायर हिमालय में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं वापस दहाली वाले उसमें आता हूँ। हमने जी। देखा कि आप कह रहे हैं कि शायद ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है, और जिस तरह के मौसम विभाग भी कह रहा है कि इतनी बारिश नहीं हुई थी। क्लाउड बर्स्ट के लिए लगभग 100 मिलीलीटर की बारिश चाहिए होती है। तो ये वो भी इतना 1 जो घंटा में। फ्लैश, जी, जी, जी। तो ये जो हुँ। इतना पानी आया, इतना फ्लैश फ्लड आया, ये मतलब ये क्या ये ग्लेशियर से क्या कोई वहाँ पे झील रही होगी? नहीं, क्या देखिए संभावनाएँ ऐसा हो होता सकती हैं? है। जी, जी, ऐसा होता है कि बिल्कुल हायर रीचेज़ में 4500 5000 पे जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत बर्फ हमेशा रहती है। ग्लेशियर तो हुँ, बिल्कुल सॉलिड पार्ट हुआ, जिसमें जी, आइस हुई। अब आइस और स्नो में थोड़ा-सा अंतर है। तो स्नो जी, जी। स्नो में क्या होता है कि जैसे ही बारिश का पानी पड़ता है ना, वो पिघल जाता है जल्दी। अब वो हुँ, पिघलेगा तो ऊपर क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर जगह खड़े पहाड़ी हों, थोड़ा बहुत समतल जगह भी है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, जिसको हम ये हुँ, कहते हैं कि छोटी-सी लेक बन गई साहब। लेकिन ये लेक इतनी बड़ी नहीं होती है। अब आप ये देखिए कि जो ये डिज़ास्टर हुआ, इसमें जो कुछ हुआ वो सेकंड्स में हुआ। उसके बाद फिर ज़्यादा हुँ, पानी नहीं आया। तो हुँ, अचानक जो पानी इतने वेग से आया, उस वो इसीलिए वजह से आया कि कहीं पे वो जमा था और जिस चीज़ ने उसको हुँ, रोका हुआ था वो टूटा। और टूटने के बाद वो सारा पानी जो है, क्योंकि उसका ग्रेडिएंट बहुत हाई है, रिवर जो हुँ, ऊपर से आ रही है, तो ऊँचाई से जब वो नीचे तक आ रही है, तो उसका जो ग्रेडिएंट है मैं एकदम एग्ज़ैक्टली उसको बता सकता हूँ अगर मैंने उसके टोपोशीट के आधार पे काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि वो कम से कम अ, हुँ, 170 से लेके 200 मीटर पर किलोमीटर का ग्रेडिएंट है। अब इतने हाई ग्रेडिएंट पे अगर आप ऊपर से हुँ, कोई भी चीज़ आएगी तो उसको ताकत मिलती है। ताकत इसलिए मिलेगी कि उसका ढलान बहुत तीव्र है, जिसको हम हाई ग्रेडिएंट बोल रहे हैं, इसका मतलब है हुँ, बहुत ही तीव्र ढलान। तो तीव्र ढलान से पानी कम भी होगा लेकिन उसमें ताकत ज़्यादा होगी। अब हुँ, उसमें जब फ़ोर्स ताकत है। ज़्यादा थी तो वो क्या हुआ ऊपर से वो वहाँ ग्लेशियर के द्वारा छोड़ा हुआ मटेरियल है जिसको हम बाद में मोरेन कहते हैं, मोरेन। एक टर्म है हुँ, मोरेन, तो मोरेन ग्लेशियर क्या हुँ, होता है दरअसल में ग्लेशियर जो है मिट्टी, पत्थर और आइस का, स्नो का एक ढेर होता है, जिसमें स्नो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस में कन्वर्ट होने के बाद वो ठोस बन जाता है। अब होता क्या है कि अगर उसका आइस मेल्ट हो गया, तो वो हुँ, लूज़ सेडिमेंट वहाँ पे पड़ा रहता है। अब उस लूज़ सेडिमेंट को जब न कोई भी इस टाइप जैसे कोई लेक टूटी वो अपने साथ लाती है, तो जब सेडिमेंट उसके साथ होता हुँ, है ना, अवसाद जब उसके साथ होता है, उसमें मिट्टी पत्थर होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब वो सारा लाया अपने साथ जो कुछ हुँ, उसके पास था और उसने दराली के ऊपर बिछा दिया उसको। लेकिन इस बात का वो हुँ। हमेशा ध्यान रखती है नदी कि मैं बस्ती पे एन्क्रोचमेंट नहीं करूँ। जहाँ तक मेरी सीमाएँ हैं मैं उसी में बंधी रहूँ, ऐसा ही होता है, ये प्राकृतिक नियम है। तो नदी ने अपने ही जगह वापस ली है, ये हम कह सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो उसकी नेस जो उसको प्राकृतिक प्रवाह था, उसी में आई है। तो हाँ, इसमें डॉक्टर दूसरा इसमें से डॉक्टर साहब एक दलील ये दी जाती है कि भाई लोकल लेवल पे एक जो है जो कमर्शियल एक्टिविटीज़, लोग कहाँ जाएँगे, थोड़ा बहुत रोज़गार होता है, वो होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, छोटे-मोटे काम-धंधे हैं, तो भाई एक छोटा-सा बाज़ार डेवलप हो गया था गंगोत्री के पास। तो लोगों जी, ने जी। छोटे-छोटे मकान बनाए, फिर धीरे-धीरे करके वो बड़ा कमर्शियल वो एक वो बन गया। तो जो ये कॉन्ट्रडिक्शन भी तो है इसमें कि भाई वो उनका इकोनॉमी, उनकी आर्थिकी है, वो उससे चल रही है, और बिल्कुल, लेकिन जो बिल्कुल। नदी के वो बात मुहाने पे, आपकी बिल्कुल जी। सही है। मैंने आपसे एक बात बोली कि हमारा कुछ दुर्भाग्य ऐसा है कि जितने भी नेशनल हाईवे हमारे बन गए हैं चारों धामों के, ये नदी के किनारे-किनारे हैं। जहाँ इनकी दूरी हुँ, जहाँ ये नदी से काफ़ी ऊपर है, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पे ये नज़दीक नदी के किनारे हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं, वहाँ पे ये हुआ है। और ऐसा नहीं है कि धराली में एक्चुअली इस समय क्या हुआ ना कि एक हुँ। मेन फ़ोकस धराली पे है। भागीरथी में मैं स्टूडेंट था बीएससी 1 का, हम लोगों ने 1978 की बाढ़ देखी, जिसमें अच्छा, जो ये शहर धराली के पूरा पास ही आई थी वो।
अच्छा। नहीं, उस समय ऐसा हुआ था कि जैसे इस समय ये खीर गंगा है, तो एक दूसरी छोटी सी स्ट्रीम है जिसका नाम है कनौड़िया घाट। पहाड़ में हम गाड़ बोलते हैं स्ट्रीम के लिए। तो कनौड़िया घाट में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई, और लैंडस्लाइड इतनी बड़ी थी वो कि उसने उसका बहाव रोक दिया। जब बहाव रोक दिया कनौड़िया घाट में, उस जमाने में टीवी नहीं हुआ करते थे लोगों के पास। बड़े बड़े शहरों में टीवी थे, गाँव में और उत्तरकाशी और श्रीनगर गढ़वाल में टीवी नहीं हुआ करता। तो लोग रेडियो सुनते थे। तो सब समाचारों में आया कि वहां पे एक बहुत बड़ी झील बन गई, और नेवी के गोताखोर भी जो है सरकार ने भेजे, और उस झील को किसी तरह से कि ये अपने आप टूटेगी तो बाढ़ आएगी, इसलिए जो है इसको किसी तरह से ऐसा तोड़ा जाए कि जिससे बाढ़ ना आ पाए। ऐसी कोशिश जो है उस समय की सरकार ने करी। और लेकिन एक बात हुई, क्या हुआ कि जब कनौड़िया घाट में झील बन गई तो सभी लोगों को प्रशासन ने सचेत कर दिया जो नदी के किनारे किनारे रहते। तो उसके बाद लोगों ने क्या किया कि लोग जो है वहां से शिफ्ट हो गए। और उस समय मतलब नुकसान हुआ प्रॉपर्टी का, लोगों के मकान बह गए, लेकिन मनुष्यों की जो हानि हुई वो बहुत कम हुई। क्योंकि जब वो टूटा तो भागीरथी में बहुत बड़ी बाढ़ आई 1978। और हम लोग जो है जब पैदल जा रहे थे तो हमको धरासू चिन्याली सौड़ के बाद कहीं भी जो है सड़क कनेक्टेड नहीं मिली। तो कहीं हम जंगल के बीच गए, और हम लोग लाता तक गए, लाता तक पहुंचे हम। तो हमारे गुरुजी थे प्रोफेसर चित्तरंजन प्रसाद, उनको एक साइड जो है उनका पैलेटिक था, लकवा से ग्रस्त था। तो लाटा में जाके उन्होंने कहा कि भाई अब बहुत पैदल हम लोग चल गए हैं 2 दिन में, और मैं तो नहीं जा पाऊंगा अब कनौड़िया घाट आपके साथ, आप लोग चाहो तो जा सकते हो लेकिन मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो हमारे कुछ साथी जो है गए, और फिर हम अपने गुरुजी को हमने छोड़ा नहीं, हम लोग कुछ उनके साथ वापस आ गए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमने इतिहास से कुछ सीखा नहीं। मैंने आपसे बताया कि अलकनंदा में हमने 600 बाड़ों 11 बाड़ों का पिछले 600 साल का इन्वेस्टिगेशन किया। उसका कारण भी उसमें बताए हैं कि ये क्यों हुआ। केदारनाथ आपदा तो सबने देखी 2013 में। 2010 जिसपे चर्चा नहीं होती, मैंने आपको बताया 22 दिन पहले बार नेशनल हाईवे बंद रहा, सितंबर के महीने ना। तो ऐसा नहीं है कि हम, अच्छा ये धराली में मैंने आपको बोला कि 2013 में भी यहाँ पे हुआ था नुकसान, लेकिन उस जी, समय जी। इतनी बड़ी त्रासदी नहीं हुई थी, इसलिए ये लाइमलाइट पे नहीं आया। केदारनाथ में बहुत बड़ी जनहानि हुई थी, इसलिए केदारनाथ पे सबका फोकस। जी। जी तो अगर हाँ कोई जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब मैं आखिर में ये अब इसके आगे क्या मतलब क्या धराली हाँ, अभी आपका एक सवाल का जवाब आपने मतलब बोला हाँ, कि वो भाई लोगों ने आर्थिक हाँ, पहलू इकोनॉमी जी, जी, जी। आपने आर्थिक पहलू की जी। आपने बात करी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हुआ क्या है कि जब भी हमारी सड़कें बनी तो मैंने कहा एक तो बड़ी बात ये है कि ये नदी के किनारे-किनारे बनी है सब जगह, आपने भी देखा होगा। जी। चाहे आप केदारनाथ जाओ तो मंदाकिनी नदी के किनारे बनी है, उसकी मंदाकिनी की और भी छोटी-छोटी स्कीमें, काली नदी है, उधर ऊखीमठ साइड जाओ तो मधमेश्वर है। इधर हम ऋषिकेश से जाते हैं श्रीनगर तक तो अलकनंदा है, फिर आगे जाते हैं तो अलकनंदा जो है बद्रीनाथ तक है। इधर पिंडर में जाते हैं तो पिंडर रिवर है। मतलब कोई वैली ऐसी नहीं है जहाँ से हमारी नदियाँ नहीं निकलती है, और हमारी सड़कें इन्हीं के पैरेलल चल रही हैं। अब सवाल ये है कि उस समय होता क्या था, गाँव से लोग माइग्रेट कर गए जिनके पास थोड़ा पैसा था। उन्होंने वहाँ मकान बना दिए, क्योंकि सड़क किसी भी क्षेत्र का विकास अगर है चाहिए आपको, तो वहाँ पे सड़क बहुत ज़रूरी है। तो गाँव के लोग जो है, वो वहाँ पे बस गए आकर के, क्योंकि वहाँ पे उनको स्कूल भी मिल गई। वहाँ से हुँ। वहाँ पे उनको जो है कई सुविधाएँ उनको लगा कि यहाँ पे हमको मिल रही है, वो गाँव छोड़ के नीचे आ गए। आज पुराने जो लोग थे, देखिए हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड था, आर्थिकी उस समय भी था। उस समय ठीक है जनसंख्या कम थी, लेकिन उन लोगों ने गाँव नदी से काफ़ी दूर बसाए। पानी के स्रोत अगर गाँव में नहीं थे, तो वो नदी से पानी लाते थे, 1.5-2 किलोमीटर से नीचे से। लेकिन उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया कि मैं मकान नदी के किनारे बनाऊँ। अभी भी जहाँ तक सवाल है,
हमको ऐसे जगह पे सेफ साइड जहाँ पे लोग सुरक्षित रह सके, पैसा भी कमाए लेकिन सुरक्षित भी रह सके, हमको ऐसी उसका चयन करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये असंभव चीज नहीं है, कोई बहुत छोटी चीज है। हमारे पास बहुत योग्य भूवैज्ञानिक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा एक ऑफिस यहाँ जो है देहरादून में, उत्तराखंड में है, उनके जियोलॉजिस्ट हो सकते हैं। हमारे पास विश्वविद्यालय हैं 3-4 यहाँ पे, जहाँ पे के बहुत ही योग्य शिक्षक हैं जो भूविज्ञान पढ़ाते हैं, भूवैज्ञानिक हैं। और कई एजेंसी ऐसी हैं कि जिनके पास अपने सिविल इंजीनियर और भूवैज्ञानिक दोनों हैं। उनको ये कहा जा सकता है कि भाई आप ऐसी साइट हमको दो जहाँ पे जो है ये ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं बार बार ना हो। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको चिन्हित करके जो सेंसिटिव संवेदनशील इलाके हैं वहां से उनको हटाया जाए। अभी भी बहुत जगह ऐसी हैं जहां फ्यूचर में आपदा आ सकती है, और थराली और ये आपका केदारनाथ दोबारा इसकी पुनरावृत्ति होने से हम इनकार नहीं कर सकते। तो हाँ, तो लोगों की आपने आर्थिकी बहुत से जुड़ी हुई है। जी, जी, जी। लोगों की आर्थिकी से जुड़ी हुई है, उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो बेचारे अपना कमाई उससे कर रहे हैं, वो भी असुरक्षित ना हो। और वहां जो हमारा यात्री है, जो हमारा मेहमान है, अब बड़ा मतलब मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है, वो 28 केरल के लोग जो आए होंगे, अभी सरकार ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन लोकल जो न्यूज़पेपर है और चलते हैं, ये व्हाट्सएप पे लोग भेजते हैं, उसमें मैंने पढ़ा कि 28 यात्री जो केरल के थे वो भी वहां ठहरे हुए। और जैसा आपने शुरू में कहा कि आज 7-8 दिन हो गए हैं, आज तक ये पता नहीं है हमें कि नुकसान किस बात से हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज भी ये डायलेमा है, कुछ लोग इसको क्लाउड बस्ट कह रहे हैं, हम लोगों ने तो एक सिरे से इसको नकार दिया। क्लाउड जी, जी, बस्ट जी। नहीं है, उतना बारिश नहीं हुई थी वहां। जी, लेकिन जी। बारिश क्या करती है कि लुब्रिकेंट एजेंट का काम करती है, एक कैटलिस्ट बोलते हैं ना, उत्प्रेरक, मतलब वो सीधे भागीदारी नहीं करता, लेकिन प्रक्रिया को बढ़ाने में बहुत सहयोग करता है। तो हुँ, बारिश ने वो योगदान जरूर हुँ। तो प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल इस बात को खारिज कर रहे हैं कि धराली की जो घटना है, जो आपदा है, वो बारिश, जो बादल फटने की कोई घटना है, ऐसा नहीं है। वो कुछ और हुआ है, उसकी अभी स्टडी रहेगी। लेकिन जिस तरह का मिजाज बादल फटने की घटना में जो जिस तरह की चीजें तैयार होती हैं, सिचुएशन जो बनती है, वो ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं एक सवाल ये जानना चाह रहा था कि धराली को का अब क्या होगा, जिस तरह का मलबा वहां पे है, क्या धराली फिर उठ खड़ा होगा? क्या फिर वैसे ही बसा सकते हैं? ऐसा लगता है कि उसी हो देखिए, गई, या ऐसा इस है बार? कि धराली जी, को अगर हम फिर वैसे ही बसाते हैं तो ये फिर भविष्य में एक बड़ा, उनके भविष्य में बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, क्योंकि वो सुरक्षित जी, जगह नहीं थी, इसीलिए वहां पे वो जी, जी, जी। तो थोड़ा ऊंचाई पे आप उसको ले जाइए। बल्कि मैं तो ये भी सरकार से हालाँकि गाँव निवेदन करूंगा कि जितने भी आप सड़कें जी, चौड़ी कर रहे हैं, उससे पहले ये देखिए कि जहां जहां पे हम नदी के बहुत नजदीक हमारी सड़कें हैं, उनको थोड़ा ऊंची जगह पे ले जाए। उससे क्या तो होगा, कम से बहुत ही कम ज़रूरी नुकसानों बात सड़ने की। जी, जी, जी। तो जो नदियों के किनारे हाईवे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गए हैं उत्तराखंड में। आपदा कोई जो 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 आपदाएँ पनप रही हैं इनसे, वो बड़ा मतलब चैलेंजिंग हो गया है। प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल ने पूरे जो है आपदा के तमाम पहलू और उसके जो आर्थिक और दूसरे पहलू हैं, वो भी सामने रखे। डॉक्टर साहब, इतना समय आपने दिया हमें, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल, धन्यवाद। देहरादून से बहुत-बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्कार। थैंक यू।